रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। विशाखा एक बेहद दुबली पतली सी लड़की थी। अपनी उम्र की लड़कियों के मुताबिक उसका वजन बहुत कम था, लेकिन वो इस चीज को अपनी कमी ना मानकर खूबी मानती थी, क्योंकि आज के समय में लड़कियां पतली होने के लिए जिम जाती थी, कसरत करती थी, इसीलिए उसके पास ये पतलापन एक वरदान के रूप में था। लेकिन पतला और कमजोर होने में फर्क होता है, जिसका अंतर उसे नहीं पता था। ऐसे ही गुजरते वक्त के साथ विशाखा की शादी की उम्र होती है, जिसके बाद उसके घर वाले उसकी शादी के लिए एक निर्माण नाम का लड़का देखते हैं और उससे उसकी शादी करवा देते हैं। एक दिन शादी के बाद विशाखा की सास गीतांजलि उससे बोलती है, बहू, तेरे मायके में क्या खाने की कमी थी? नहीं माँ जी, ऐसा क्यों बोल रही हैं आप? अरे बहू, अपना वजन तो देख, कितनी पतली है तू। ऐसा लगता है बचपन से आज तक कभी तेरा पेट ही नहीं भरा हो। अरे माँ जी, मुझे पतला शरीर बहुत पसंद है और वैसे भी मोटा शरीर बीमारियों का घर होता है। अरे तो तुझे मोटा होने को कौन कह रहा है? मैं तो कह रही हूँ कि कम से कम ना मोटी रहे ना पतली, क्योंकि अगर मोटा होना नुकसान करता है तो जरूरत से ज्यादा पतला होना भी नुकसान ही करता है। क्या ही नुकसान करेगा माँ जी? देखो, बचपन से अब तक तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुझे क्या ही समझाऊं, अब ससुराल आ गई है तो मैं ही तुझे मोटा करूँगी। रोज एक गिलास भर के दूध पिया कर, समझी? ठीक है माँ जी। विशाखा अपनी सास के सामने तो हाँ कर देती है, लेकिन जब रोज रात को गीतांजलि उसे दूध देकर जाती थी, तो वो खुद दूध को पीने के बजाय ग्लास के दूध को खिड़की से बाहर फेंक दिया करती थी। लगभग ऐसा 1 महीने तक चलता है। जब रोज दूध देने के बाद भी विशाखा के शरीर में कोई बदलाव नहीं दिखा, तो गीतांजलि उसे बोलती है, अरे बहू, तुझे 1 महीने से दूध दे रही हूँ पीने को, लेकिन तेरा वजन है कि 1 किलो भी नहीं बढ़ा, ज्यों का त्यों ही है। आप खुद ही देख लीजिए माँ जी, मेरा शरीर ही ऐसा है, ये पतला ही रहेगा चाहे कुछ भी कर लो। ऐसे कैसे? मैं तेरा वजन बढ़ा कर रहूंगी। माँ जी, आप क्यों मेरे वजन के और मेरे शरीर के पीछे पड़ी है? अरे आपके कहने पर मैंने 1 महीना लगातार भैंस का दूध पिया है, लेकिन अब मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं करूँगी। गीतांजलि उसे खूब समझाती है कि उसके कम वजन होने के कारण उसको दिक्कतें आ सकती है, लेकिन वो समझने को तैयार ही नहीं थी। तभी दोनों सास बहू की बहस के बीच विशाखा का पति निर्माण आता है, जो दोनों को बहस करता देखकर बोलता है, ये क्या हो रहा है? आप दोनों ऐसे बहस क्यों कर रही हो? अगर ज्यादा ही गुस्सा आ रहा है तो ईंट लेकर सर फाड़ दो ना। तुझे तो हर वक्त मजाक सूझता है, यूँ नहीं बहू को कुछ समझाए। देख कितनी पतली है, मैं इसको कह रही हूँ कि थोड़ा अपना वजन बढ़ा ले, लेकिन ये है कि समझती ही नहीं है। निर्माण जी, देखिए ना, माँ जी मेरे जीरो फिगर को खराब करना चाहती है। इस जीरो फिगर के चलते किसी दिन हवा में उड़ जाओगी और पता भी नहीं चलेगा। इस डर से मुझे तुमको रस्सी में बांधकर बाहर भेजना पड़ा करेगा। माँ जी सही कहती हैं, आपको बस मजाक ही सूझता है, इसके अलावा कुछ नहीं आता। अरे तो और क्या करूं? आज तक मैंने किसी सास बहू को ऐसे सिली से टॉपिक पर लड़ते नहीं देखा। अरे माँ, तुम्हारा भला ही तो चाहती हैं। थोड़ा खा पी कर मोटी हो भी गई तो क्या हो जाएगा? मेरा जीरो फिगर खराब हो जाएगा। अरे बहू, ये जीरो फिगर आगे दिक्कत देगा, देख लियो। अभी तो तुझे मेरी बातें समझ ही नहीं आ रही होंगी। गीतांजलि विशाखा को बहुत समझाती है, लेकिन विशाखा आजकल की लड़कियों में से थी। उसके भले की बात कहाँ उसके पल्ले पड़ने वाली थी। ऐसे ही विशाखा की शादी को 1 साल पूरा हो जाता है। उसकी पहली सालगिरह बहुत धूमधाम से मनाई जाती है, केक कट करके। जैसे ही विशाखा अपनी सास गीतांजलि को खिलाने जाती है, उसको उल्टी जैसा मन होने लगता है और वो भागते हुए वॉशरूम में जाती है, जहां उसको वॉमिटिंग होती है। और उसकी खराब हालत को देखकर गीतांजलि उसको कमरे में आराम करने के लिए लेके जाती है और निर्माण डॉक्टर को कॉल करके घर बुलाता है, जहां डॉक्टर विशाखा को चेक करके बोलती है, मुबारक हो निर्माण जी, आपकी पत्नी प्रेग्नेंट है। क्या सच्ची? मैं पापा बनने वाला हूँ और आप दादी बनने वाली हो। डॉक्टर, हम विशाखा से मिल सकते हैं क्या? हाँ, मिल सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, विशाखा जी का वजन बहुत कम है। इस हालत में उनका प्रेग्नेंट होना उनके और उनके बच्चे के लिए कॉम्प्लिकेशंस ला सकता है, तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा उनका। देखा, मैं कहती थी बहू को उसका वजन जरूरत से ज्यादा कम है, लेकिन मेरी कहाँ ही मानी उसने।
अच्छा, मैं चलती हूँ। कोई भी दिक्कत हो तो आप उसे मेरे हॉस्पिटल ले आना और समय समय पर उनकी रिपोर्ट्स मुझे देते रहना। जी डॉक्टर, शुक्रिया आपका। निर्माण डॉक्टर को बाहर तक छोड़ कर आता है, जिसके बाद दोनों विशाखा के पास जाते हैं और उसके बाद गीतांजलि उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोलती है, बहू देख, अब तेरे अंदर एक नन्ही सी जान और पल रही है, इसलिए तुझे अपना खास ख्याल रखना है। जी माँ जी, मैं अपना और अपने होने वाले बच्चे का खास ख्याल रखूंगी। लगभग उसकी प्रेगनेंसी को 5 महीने हो चुके थे। गीतांजलि देवी अपनी बहू का बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन फिर भी उसकी बहू के वजन में कोई बदलाव नहीं हुआ। ऊपर से प्रेगनेंसी के 5वें महीने में भी विशाखा का गर्भ ज्यादा विकसित नहीं हुआ था, जिसके कारण निर्माण उसको चेकअप के लिए हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहां डॉक्टर उसको अच्छे से चेक करने के बाद निर्माण से बोलती है, मिस्टर निर्माण, आपकी वाइफ की प्रेगनेंसी में बहुत कॉम्प्लिकेशन है। 5 महीने होने पर भी उनका बेबी ज्यादा ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसको अपनी माँ से जितना पोषण मिलना चाहिए उतना मिल नहीं पा रहा है। और अगर ऐसा ही रहा तो ऑपरेशन की नौबत भी आ सकती है या आपकी बीवी का मिसकैरेज भी हो सकता है। क्या डॉक्टर, ऐसा मत कहिए, मैं अपने बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले ही नहीं खो सकता। इन चीजों का ख्याल पहले से ही रखना होता है। माँ बाप बनना ही जरूरी नहीं होता, पहले उन्हें अपने बच्चे के लिए क्या जरूरी है ये भी जानना बहुत जरूरी है। आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपको पता होना चाहिए कि एक औरत को माँ बनने के लिए उसका वजन कम से कम 45 किलो होना जरूरी है और आपकी वाइफ अंडरवेट है। डॉक्टर, हमने उसको बोला था लेकिन वो नहीं मानी। देखिए, अब हम बस एक होप रख सकते हैं कि सब ठीक होगा, बाकी अभी आप उन्हें ले जा सकते हैं। और हाँ, ऐसे अंडरवेट होने की वजह से बच्चा 9 महीने से पहले भी दुनिया में आ सकता है, इसलिए जब भी उन्हें पेन हो आप तुरंत उन्हें हॉस्पिटल ले आइएगा। निर्माण विशाखा को लेकर घर आता है और कमरे में आराम करने के लिए सुला देता है, लेकिन वो हॉस्पिटल में डॉक्टर की कही सारी बातें सुन लेती है, जिसके बाद वो घर आकर उन्हीं बातों को सोचते हुए कमरे का सामान इधर उधर फेंकते हुए रोने लगती है। कमरे से तोड़फोड़ की आवाज आती देख निर्माण और गीतांजलि दोनों भागे भागे कमरे में जाते हैं, जहां वो विशाखा को बोलते सुनते हैं, आज मेरी वजह से मेरी पहली संतान मर सकती है। हर किसी ने मुझे समझाया कि तेरा वजन कम है, तू पतली है, लेकिन नहीं, मैंने उसे 0 फिगर मानकर खुद पर ही गुमान करती रही और आज ये मेरा 0 फिगर ही मेरे बच्चे की कमजोरी का कारण बन गया। हे भगवान, अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो मैं अपनी भी जान दे दूंगी। उसको ऐसे परेशान देखकर गीतांजलि उसके पास जाकर उसे गले लगा लेती है और एक माँ की तरह अपनी बहू को संभालते हुए बोलती है, बहू बेटा, ऐसे हिम्मत नहीं हारते, भले ही तेरे से गलती हुई हो, लेकिन अब ये बच्चा तेरी जिम्मेदारी है। भगवान ना करे कुछ गलत हो, लेकिन ऐसा हुआ भी तो हम तुझे ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए अभी सिर्फ अपना ध्यान रख। माँ ठीक कह रही हैं विशाखा, ऐसे गुस्सा करने से तुम्हारी सेहत पर असर पड़ेगा, तुम चुपचाप आराम करो। विशाखा के मन में अपने बच्चे को खोने का डर बैठ जाता है। गीतांजलि उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखती है, गोंद के लड्डू बना के खिलाना, समय पर खाना देना और बच्चे और माँ के लिए पोषक वाली चीजें देना। 4 महीने बीत जाते हैं। अब विशाखा की प्रेगनेंसी को 9 महीने पूरे हो गए। एक दिन अचानक उसको दर्द होने पर हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है, जहां डॉक्टर उसे ऑपरेशन थिएटर में लेकर गए। कुछ देर बाद डॉक्टर कमरे से बाहर आकर बोलती है, देखिए निर्माण जी, जैसा कि मैंने आपको पहले ही इन्फॉर्म किया था कि प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, वही सिचुएशन है हमारे सामने। हम आपके बच्चे और माँ में से किसी एक को ही बचा सकते हैं, इसलिए उनके पति होने के नाते ये डिसीजन आपको ही लेना होगा कि आप किसे बचाना चाहते हैं। ये सुनकर गीतांजलि रोने लगती है और अपने बेटे से लिपटकर बोलती है, बेटा, अपने घर के दीपक के आने से पहले बुझने का दुख तो होगा, लेकिन अभी बहू की जान बचाना ज्यादा जरूरी है। तू उसे बचा ले बेटा, उसे बचा ले। निर्माण डॉक्टर को विशाखा को बचाने को बोलता है, तो वहीं अंदर ऑपरेशन शुरू होने से पहले विशाखा डॉक्टर से बोलती है, डॉक्टर, मेरे घर वाले चाहे कुछ भी कहे, लेकिन आप मेरी नहीं मेरे बच्चे की जान बचाएंगी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। विशाखा की बात सुनते हुए डॉक्टर उसका ऑपरेशन करती है। कुछ देर में डॉक्टर उसके बच्चे को लेकर बाहर जाती है
और निर्माण से बोलती है। मुबारक हो, आपको बेटा हुआ है और आप पापा बन गए हैं। पर डॉक्टर, हमने तो आपको विशाखा को बचाने को कहा था। विशाखा जी ने हमें बच्चे को बचाने के लिए कहा था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बहू नहीं जा सकती। डॉक्टर, आपको उसको बचाना चाहिए था। मेरी बहू विशाखा। चिंता मत कीजिए, माँ और बच्चा दोनों को हमने बचा लिया है। लेकिन आगे से ध्यान रखिएगा, ये जंग बहुत मुश्किल से जीती है हमने। आगे इस शरीर के साथ विशाखा माँ नहीं बन पाएगी, इसलिए उनका ख्याल रखिएगा। और बच्चे को भी हमें कुछ टाइम वेंटिलेटर पर रखना होगा। हम पूरा ध्यान रखेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। विशाखा और न्यू बेबी को कुछ दिन हॉस्पिटल में रखने के बाद छुट्टी मिल जाती है, जिसके बाद घर आकर विशाखा खुद का और अपने बच्चे की सेहत का बहुत ध्यान रखती है और निर्माण, गीतांजलि भी उसका पूरा साथ देते हैं। नक्श सुबह सुबह उठते ही बोलता है, आरू बेबी, चाय दे दो। कोई जवाब न आने पर नक्श बेड की दूसरी साइड देखता है तो आरुषि बड़े ही आराम से सो रही होती है। ये देखकर वो बोलता है, इसकी माँ का निंजा हथौड़ी चुड़ैल कैसे सो रही है? हे भगवान, कौन सी मनहूस घड़ी में मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड को बीवी बनाने का सोचा था। यार क्या सुबह सुबह बकवास करे जा रहे हो? अरे उठ गए हो तो चाय बना लो ना। ओ हेलो, मैं तुम्हारा पति हूँ तो इस नाते तुमको मुझे चाय देनी चाहिए, समझी? यार देखो, तुम्हें पता है ना, सुबह सुबह मेरे बस की नहीं है खड़े होकर रसोई में चाय बनाना। तुम अच्छे से जानते हो, फिर भी। यार अब तू मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं, बीवी है और इसी के साथ साथ इस घर की बहू भी है। अगर मम्मी को पता लगा ना कि मैं बनाता हूँ रोज सुबह चाय, तो तुझे ताने मार मार के तेरे कानों से खून निकाल देंगी। दोनों अपने कमरे में बहस कर रहे होते हैं। तभी नक्श की मां निर्मला अपनी बहू को आवाज लगाते हुए बोलती है, आरुषि, बहू कहाँ है? उठी नहीं क्या? निर्मला की आवाज सुनकर नक्श आरुषि से बोलता है, लो माँ आ गई तुम्हें बुलाने। यार जल्दी से उठ जा, माँ को कम से कम ये तो मत पता लगने दे कि तू अब तक सो रही थी। कुत्ते, उठ रही हूँ। मेरी माँ, कभी तो मुझे पति वाली इज्जत दे दिया कर। ठीक है स्वामी, आप अपना ये बेहुदा चेहरा लेकर ना दफा हो जाइए, मुझे नहाने जाना है। जा निकल, आलस की दुकान। आरुषि उठकर नहाने चली जाती है, जिसके बाद नक्श नीचे अपनी माँ के पास जाकर बोलता है, माँ, वो आज आरुषि के कमर में दर्द था तो इसलिए वो चाय नहीं बना पाई। बस अभी नहा के आ रही है, फिर बना देगी। क्या बहू के कमर में दर्द है? तो नलायक उसे सोने देता। रोज तो बेचारी उठ ही जाती है। चल कोई नहीं, मैं चाय बना देती हूँ जब तक आरुषि भी आ जाएगी। वाह, सुबह उठ के चाय मैं बनाता हूँ और बेचारी वो। हे भगवान, कहाँ फंस गया। निर्मला चाय बनाने चली जाती है और नक्श बाहर बैठकर टीवी देखने लगता है। कुछ ही देर में आरुषि तैयार होकर नीचे आती है। दूसरी तरफ निर्मला भी चाय के कप लिए रसोई से बाहर आ रही होती है। ये देखकर आरुषि बोलती है, अरे माँ, आपने क्यों तकलीफ की? मैं बस आ ही रही थी। लाओ ये ट्रे मुझे दो। अरे बहू, कोई नहीं, मैंने थोड़ा बहुत काम कर भी लिया तो क्या हुआ? वैसे भी तेरी कमर में दर्द है तो तू ज्यादा देर खड़ी मत हो। क्या कमर में दर्द? वो भी मेरे? नक्श निर्मला के पीछे से इशारा करके आरुषि को समझाता है कि उसने माँ से झूठ बोला है। जिसके बाद आरुषि चाय की ट्रे को साइड में रखने के बाद अपनी कमर पे हाथ रखते हुए बोलती है, अरे सच में माँ जी, मेरी कमर तो बड़ी दर्द हो रही है, पर आप चिंता मत करो। हाय, मैं धीरे धीरे सारा काम कर लूंगी। अरे बहू, तू सिर्फ आराम करेगी और रही बात काम की तो वो मैं और नक्श मिलकर कर लेंगे। क्या? मैं क्यों? मेरे से नहीं होता ये घर का काम, अपने आप देखो। मौके का फायदा उठाते हुए आरुषि दर्द का नाटक करते हुए बोलती है, हाय माँ जी, ये कमर का दर्द तो मेरी जान लेकर रहेगा। नक्श, देख नहीं रहा क्या तू बहू की हालत? अरे तेरी बीवी से पहले वो तेरी दोस्त थी, तो क्या अपनी दोस्त के लिए एक दिन काम नहीं कर सकता? बस बस, ज्यादा इमोशनल ब्लैकमेल मत करो, कर दूंगा। अरे बहू, तू जा अपने कमरे में आराम कर, मैं नाश्ता तेरे कमरे में ही भिजवा दूंगी। निर्मला रसोई में चली जाती है और आरुषि अपने कमरे में जाते जाते नक्श को चिढ़ाने लगती है। ये देखकर वो बोलता है, बच्चू, आज तुमको बचाने के लिए मैंने झूठ बोला और तुमने मुझे ही फंसा दिया। अब देखियो मैं कैसे बदला लेता हूँ। आरुषि कमरे में जाकर बड़े आराम से लेटकर फोन चलाने लगती है। कुछ ही देर में नक्श नाश्ते के लिए कमरे में आता है।
और आरुषि को आराम करता देखकर बोलता है, चुड़ैल बड़ा आराम फरमा रही है, उठ और खाना ठूस ले। ओ हेलो, तमीज से। माँ जी से बोलूं क्या? तुम मुझे परेशान कर रहे हो। बेटा ले ले मजे, मेरा भी टाइम आएगा। हाँ बेबी, डोंट वरी, हर कुत्ते का दिन आता है तो तुम्हारा भी आएगा। ओए चलिए खाना खा, मुझे बर्तन भी धोने हैं। ओ मेला बेबी, आ तू मेले पास आना। मुक्का मार के ना तेरा मुंह तोड़ दूंगा, पान थूक के बात कर ले। अरे नक्श, मजाक कर रही थी। अच्छा आओ ना, साथ में खाना खाते हैं। दोनों साथ में बैठकर खाना खाते हैं और ऐसे ही हंसी खुशी दिन गुजरते हैं। और एक दिन आरुषि नक्श से बोलती है, नक्श सुनो ना यार, हुक्का पीने का बड़ा मन कर रहा है, ले आओ ना। पागल है क्या? माँ को पता लगा ना तो दोनों को घर से निकाल देंगी। यार तुम ना मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करते। शादी से पहले तो मेरे आगे पीछे फिरकी की तरह घूमते थे, ड्रिंक करना, लेट नाइट पार्टीज एंड ऑल, और अब तुम मेरे लिए एक हुक्का अरेंज नहीं कर सकते। हाँ? वो सब शादी से पहले था, क्योंकि तू और मैं दोस्त थे और अलग अलग घर में थे, इसीलिए बाहर घूमने जाना आसान था। लेकिन अब हम एक ही घर में रहते हैं, तो बात को समझ और चुप रह। मैं नहीं, मुझे हुक्का पीना है तो मतलब पीना है। अगर तुम नहीं लाए ना तो आज तुम्हारी खैर नहीं। यार तुमसे शादी करना ना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। तुमने ना जीना हराम किया हुआ है। तुम बहुत बुरे हो, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। मम्मी पापा मुझे ले जाओ यहाँ से। चुप हो जा मेरी माँ, ला रहा हूँ। ये हुई ना बात, तुम्हारी इसी अदा पर तो मैं फिदा हो जानू। आई लव यू। बस बस। नक्श घर के बाहर हुक्के का सामान लेने निकल जाता है और पीछे से निर्मला भी अपने एक पड़ोसन के घर चली जाती है। कुछ देर में नक्श सामान लेकर घर आता है और अपने कमरे में जाकर आरुषि से बोलता है, ओए ले तो आया हूँ, पर माँ ने देख लिया तो? बेबी डोंट वरी, माँ जी घर पर नहीं है, अपनी एक दोस्त के घर गई है और बोल रही थी आने में टाइम लगेगा। वाह, तो चल शुरू करते हैं। हाँ मैं बनाती हूँ, रुको। आरुषि हुक्का तैयार कर देती है, जिसके बाद दोनों अपने कमरे में बैठकर आराम से हुक्का गुड़गुड़ाने लगते हैं और धुएं के छल्ले बनाने में मग्न हो जाते हैं। पीछे से निर्मला वापस आती है और अपने बेटे के कमरे से धुआं निकलता देखकर बोलती है, हाय बहू के कमरे में आग लग गई, ये नक्श भी बाहर है, क्या करूँ? अरे निर्मला जल्दी सोच, कहीं बहू जल के राख न बन जाए। पानी की बाल्टी ले और भाग ऊपर। निर्मला पानी की बाल्टी लेकर नक्श के कमरे में जाती है और दरवाजा खोलते ही पानी से भरी बाल्टी उन दोनों पर फेंक देती है। पानी पड़ते ही नक्श और आरुषि चिल्लाकर बोलते हैं, बाढ़ आ गई, बचाओ बचाओ बचाओ। पानी की वजह से धुआं हटने पर निर्मला देखती है कि नक्श हुक्के की पाइप हाथ में पकड़े बैठा है। ये देखकर वो बोलती है, हाय हाय, तुम दोनों अंदर कौन सा नशा कर रहे थे? पूरे घर में धुआं फैला दिया। वो माँ जी मैं नहीं पी रही थी, ये पी रहे थे और मुझे जबरदस्ती पिला रहे थे। ओ कितनी बड़ी झूठी है माँ, यही पीने को कह रही थी तो ही मैं लाया था, सच्ची। नहीं माँ जी, मैं तो बड़े आराम से सो रही थी, यही मेरे पास आई और बोले बेबी हुक्का पी लो। मैंने मना किया तो इमोशनल ब्लैकमेल करने लगे। आरू यार इतना तो झूठ मत बोलो। चुप हो जा नालायक, खुद का मन होगा पीने का और बेचारी मेरी बहू को फंसा रहा है। रुक तू, आज तेरे सारे नशे उतारती हूँ। इस झाड़ू से सूत कर तेरा भूत ना बना दिया तो मेरा नाम भी निर्मला नहीं। नहीं माँ, ऐसा नहीं करते, मैं आपका नन्ना सा प्यारा सा बेटा हूँ। हाँ दिखाती हूँ तुझे कि कितना प्यारा है तू। निर्मला झाड़ू लेकर नक्श के पीछे भागती है और ये सब देखकर आरुषि जोर जोर से हंस रही होती है और बेचारा नक्श बिना वजह एक बार फिर अपनी बेस्ट फ्रेंड बनी बीवी के हाथों सूली चढ़ जाता है। आखिरकार मैंने फतेह हासिल कर ही ली। आज मेरी स्किन पर एक भी ब्लैकहेड्स नहीं है। फाइनली एकदम ग्लोइंग और फ्लॉलेस स्किन हो गई मेरी। अब कोई मुझे नहीं चढ़ाएगा। प्रीति एक बहुत ही प्यारी और सुंदर लड़की थी, जिसे खाना पीना घूमना बहुत ही पसंद था। वैसे तो उसके आँख मुंह नाक सब कुछ परफेक्ट था, बस कमी तो यही थी कि उसकी नोज, चिन और फोरहेड पर ब्लैक हेड्स थे, जैसे आसमान में तारे होते हैं। ऐसे ही एक दिन वो शीशे के आगे बैठकर अपनी चिन से ब्लैक हेड्स को निकाल रही थी। तभी वो खुद से बोलती है, हे भगवान, क्या मेरे अंदर कोई ब्रैकेट्स पैदा करने की फैक्ट्री लगा दी है क्या? एक निकालती हूँ तो 10 पैदा हो जाते हैं। मैं तो दुखी हो गई हूँ इनसे। प्रीति बड़बड़ा ही रही होती है कि तभी वहाँ उसकी दोस्त जिया आती है और उससे बोलती है, अरे क्या हुआ मेरी किलो की दुकान?
बस तेरी कमी थी कमीनी। आजा जले पर नमक छिड़क ले। अरे यार गुस्सा क्यों होती है, मजाक कर रही थी मैं तो। यार तुझे मजाक लग रहा है और मेरे फेस की लगी पड़ी है। चेहरा देख मेरा, जितना ग्लो मेरी गालों पर है ना, उससे ज्यादा ये ब्लैकहेड चमकते हैं। अरे टेंशन मत ले, कल मार्केट चलते हैं, कोई अच्छा सा स्क्रब लाते हैं तेरे फेस के लिए। इतना कहकर जिया उसकी ब्लैक हेड्स निकलवाने में मदद करती है और कुछ देर बातें करने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन दोनों सहेलियां मिलकर एक कॉस्मेटिक की शॉप पर जाती है, जहां वो कई तरीके की ब्लैकहेड्स रिमूव स्क्रब को देखती है, जैसे पपाया स्क्रब, एप्रिकॉट स्क्रब, नीम और एलोवेरा स्क्रब भी। प्रीति सभी में से अपनी पसंद का स्क्रब ले लेती है और घर आ जाती है, जिसके बाद जिया बोलती है, सुन प्रीति, अब तू ना रात को सोने से पहले अपने चेहरे पर फेस वॉश कर लियो, उसके बाद स्क्रब कर लेना, फिर स्टीम लेना, ठीक है? उसके बाद पिलर की हेल्प से सारे ब्लैक हेड्स निकाल लेना, ओके? ठीक है मेरी चलती फिरती ब्यूटी पार्लर। अरे बस अब मैं चलती हूँ, मेरा बॉयफ्रेंड वेट कर रहा है। हाँ हाँ जा निकल पहली फुर्सत में। जिया वहाँ से चली जाती है और शाम हो जाती है। प्रीति खाना खाती है और फिर अपनी स्किन केयर करने लगती है। सबसे पहले वो मुंह धोती है और उसके बाद अपने फेस पर स्क्रबिंग करती है, जिसके बाद वो स्टीम लेती है और फिर पीलर की मदद से अपनी नोज, फोरहेड और चिन के सारे ब्लैक हेड्स निकालती है और अपने चेहरे को मॉइस्चराइज करती है और सो जाती है। अगली सुबह फ्रेश होकर जब वो शीशे में खुद का चेहरा देखती है तो खुद से बोलती है, वाओ यार, ये स्ट्रीमिंग और स्क्रबिंग तो कमाल कर गया। मेरा पूरा फेस कितना ग्लो कर रहा है, एक भी ब्लैकहेड्स नहीं दिख रहा अब मेरे चेहरे पर। कितनी प्यारी लग रही हूँ मैं। इतना कहकर वो जल्दी से रेडी होकर कॉलेज के लिए निकल जाती है। तभी वहाँ जिया आती है और उसका चेहरा देखकर बोलती है, अरे वाह, चमक गई बेटे तू तो। थैंक यू मेरी चिमकांडी। यार देख, ये चिमकांडी मत बोला कर मुझे। अच्छा ठीक है बाबा, क्यों चिढ़ रही है? चल क्लास में चलते हैं। प्रीति की बातें सुनने के बाद दोनों सहेलियां क्लास में जाती है और शाम को दोनों घर आ जाती हैं। ऐसे ही कुछ वक्त बीतता है और प्रीति के फेस पर फिर से ब्लैकहेड्स आने लगते हैं, जिसके चलते वो बहुत दुखी हो जाती है और वापस से पहले की तरह सब कुछ करती है, जिससे उसका चेहरा फिर से निखर जाता है। पर अब ये सब प्रीति को हर हफ्ते ही करना पड़ता था, जिसके चलते वो और दुखी हो जाती है और जिया को कॉल करके अपने घर बुलाती है और जिसके बाद जिया उसके घर आती है और प्रीति उससे बोलती है, यार देख ना, मैं रोज रोज ये सारा ताम झाम नहीं कर सकती और ये जिद्दी ब्लैकहेड्स मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहे। यार अब तुझे छुटकारा पाना है तो थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। यार थोड़ी बहुत देर की बात हो तो मैं एडजस्ट कर लूँ। यार 2 से 2.5 घंटे लग जाते हैं मुझे ये सब करते हुए, ऊपर से मम्मी की जो डांट सुननी पड़ती है वो अलग, और कॉलेज का काम भी रह जाता है। यानी तेरी इस प्रॉब्लम का कोई परमानेंट सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। चल एक काम करते हैं, हम तेरे ब्लैकहेड्स के लिए चारकोल पील ऑफ मास्क लाते हैं। अब ये कौन सी चिड़िया है भाई? चिड़िया नहीं है पागल, पील ऑफ मास्क है, ब्लैकहेड्स रिमूव करने के लिए। इतना कहकर जिया जल्दी से बाजार जाती है और प्रीति के लिए चारकोल पील ऑफ मास्क खरीद के लाती है और उसे प्रीति के चेहरे पर लगा देती है, जिसके बाद वो उसके सूखने का वेट करती है। और जैसे ही वो उसका मास्क रिमूव करने लगती है तो प्रीति को पेन होने लगता है, क्योंकि उसके बाल भी मास्क के साथ चिपक गए थे। वो मास्क रिमूव होने के साथ साथ खिंच रहे थे। तभी प्रीति दर्द में चिल्लाते हुए जिया से बोलती है, साली कमीनी, क्या लगा दिया मेरे चेहरे पर? मेरी जान निकल रही है बुरी तरह से, जल्दी उतार। यार तू भी अजीब ही फिल्म है, एक तो तुझे तेरी प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाने में मदद कर रही हूँ, ऊपर से तू मुझ पर ही चढ़ रही है। हद है यार। अरे यार अपनी बकवास छापनी बंद कर, वरना मैं तेरी गाल पे छाप दूंगी। जल्दी निकाल इसे। जैसे तैसे रो धोकर आखिरकार प्रीति के फेस से पील ऑफ मास्क उतर ही जाता है, जिसके बाद वो उसे ना लगाने की कसम खाती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है, पर प्रीति को अपने ब्लैकहेड से छुटकारा पाने का कोई जुगाड़ नहीं मिलता और अब वो अपने चेहरे को ब्लैकहेड से बचाने के लिए डेली स्क्रब करने लगती है, जिस वजह से उसका चेहरा और भी ड्राई और खराब होने लगता है। ऐसे ही एक शाम
वो अपने घर के आंगन में बैठी होती है। तभी उसकी माँ कमलेश उसके पास आकर बोलती है, प्रीति क्या हुआ? ये बैंगन के भरते जैसा क्यों मुंह बना रखा है? कुछ नहीं माँ, मैं अपने चेहरे की इन कील मुहासों और ब्लैकहेड्स की प्रॉब्लम से बहुत परेशान हूँ। अरे पगली, ये सब तो होता रहता है जवानी में, इसमें इतनी चिंता की क्या बात है? मेरे साथ भी बहुत हुआ है। सच में क्या माँ? पर आपका चेहरा तो एकदम शीशे की तरह साफ है, कोई निशान, कील, मुहासे कुछ भी तो नहीं है। अरे बेटा देख, ये जो ब्लैकहेड्स है ना, ये हमारे ओपन पोर्स की वजह से होते हैं। हमारे चेहरे के जो छोटे छोटे रोम छिद्र होते हैं, जब उसको टाइम से मॉइस्चराइज नहीं किया जाता तो हमारी स्किन अपना नेचुरल ऑयल निकालने लगती है, जिस वजह से हमारे पोर्स का साइज बढ़ जाता है और उनमें बाहर का डर्ट अपनी जगह बना लेता है और वो ब्लैक हेड्स या व्हाइट हेड्स में बदल जाता है। और सही टाइम पर इसका इलाज न किया जाए तो ये और बिगड़ जाता है। तो माँ मैं क्या करूँ? कैसे ठीक होगा ये सब? देख बेटा, मैं तुझे कुछ टिप्स देती हूँ, तू उसे फॉलो कर बस, फिर देखना जादू। ठीक है माँ। जिसके बाद कमलेश अपनी बेटी प्रीति को कुछ टिप्स बताती है। अब प्रीति डेली सुबह उठकर गर्म पानी पीती, साथ ही अपने चेहरे को किसी भी फेस वॉश या साबुन की जगह बेसन से धोती, जिसके बाद वो अपनी स्किन पर गुलाब जल लगाती। साथ ही हफ्ते में 2 बार वो अपने चेहरे की स्टीमिंग करती और अच्छा खाना खाती। इसके अलावा वो हर 5 दिन के गैप पर अपनी माँ का बनाया हुआ राइस स्क्रब इस्तेमाल करती और अपने चेहरे का खास ख्याल रखती। कुछ ही वक्त में उसका चेहरा एकदम चांद सा चमकने लगता है, जिसके बाद वो अपना चेहरा शीशे में देखकर बोलती है, आखिरकार मैंने फतेह हासिल कर ही ली। आज मेरी स्किन पर एक भी ब्लैकहेड्स नहीं है। फाइनली एकदम ग्लोइंग और फ्लॉलेस स्किन हो गई मेरी। अब कोई मुझे नहीं चिढ़ाएगा। इस तरह प्रीति अपनी माँ की बताई टिप्स को अपनाकर अपनी प्रॉब्लम से छुटकारा पा लेती है। साथ ही वो बाकी लड़कियों के साथ भी इन टिप्स को शेयर करती है। कुछ टाइम बाद एक अच्छा रिश्ता देखकर कमलेश अपनी बेटी की शादी करवा देती है और शादी के बाद भी प्रीति अपनी स्किन पर वही रूटीन फॉलो करती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।